नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्मचारी वर्ग पे। कर्मचारी वो वर्ग जो सरकार की हिमाचल में रीढ़ होता है, क्योंकि छोटी स्टेट है, कम आबादी की है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे कर्मचारियों का अमला एक बड़ा है और हर सरकार को बनाने बिगाड़ने में इनका भी एक अहम रोल होता है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस की जो 10 गारंटियां थी उनमें से ओपीएस का फैसला पूरी तरह से लागू कर दिया, लेकिन कल जब आभार रैली धर्मशाला में थी तो हजारों की तादाद में कर्मचारी वहां जुटे और बहुत बड़ा एक स्वागत किया गया सरकार का और उसके फैसले का। मुख्यमंत्री खुश हुए और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर डाली कि अब सभी बोर्ड निगमों के जितने भी कर्मचारी हैं सबको ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनावों की नींव इस रैली से रखी है, क्योंकि आने वाले समय में अगले साल के शुरू में ही लोकसभा के चुनाव हैं और अभी 4 सीटों में से 3 सीटों पे भाजपा जीती है। एक उपचुनाव में कांग्रेस की सीट मंडी की प्रतिभा सिंह ने जीती है। अब सुक्खू की नजर चारों सीटों पे है। अब सुक्खू किस तरह से उन चारों सीटों पे सेंध लगाएंगे, कर्मचारियों के बूते पे वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके निर्णय को कर्मचारी वर्ग ने सराहा भी है, लेकिन कर्मचारियों की मांगे अभी और भी बहुत हैं। आज हम इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी वर्मा जी हैं प्रदेश के, और संजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, प्रेम कौशल जी मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमसे जुड़े हैं, और चमन आयता जी आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हमसे जुड़े हैं। सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं सबसे पहले अश्विनी वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि सुक्खू सरकार कर्मचारियों को बार बार रिझाने की कोशिश कर रही है, तो उसका जो लोकसभा चुनाव का जो प्लान है उसमें वो कितना सफल हो जाएंगे इसको देखते हुए? जी वर्मा जी। प्रदेश में 2 से 3 लाख के बीच में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी हैं और किसी भी सरकार का गणित गड़बड़ाने में इनका काफी बड़ा योगदान होता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर कर्मचारियों को सुक्खू सरकार खुश करने की कोशिश कर रही है तो ये सुखद बात है, लेकिन लोकसभा में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से कर्मचारियों को ओपीएस दिया गया है, सुक्खू ने पहले ही कहा था कि हमने वेट में जो रियायत दी जा रही थी उसको खत्म करके ओपीएस के लिए पैसे का जुगाड़ किया है। अगर आम आदमी की जेब पे हाथ डाल के आप कर्मचारियों का हित करने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा, जिससे ये संतुलन नहीं बढ़ेगा। संतुलन बनाने के लिए तो हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा, या फिर सुक्खू सरकार बताए कि वो पैसे का बंदोबस्त किस तरह से करेगी जिसका असर आम आदमी पर ना पड़े। वो नुकसान भी होते हैं। तो ये नुकसान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मांग थी इसने कांग्रेस की सरकार को बनाने में अश्विनी योगदान तो दिया है, और सुक्खू जी उसी कड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव भी, ये जो मैंने नींव रखी है जो हमारी पार्टी ने रखी है, उस पे हम लोकसभा का चुनाव भी निकाल लें। तो ये आपको लगता है कि क्या इसमें सफल होंगे? देखो, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब ये बहुत बड़ी गारंटी थी कि हम ओपीएस देंगे, लेकिन उस समय ये तो नहीं कहा था कि हम जो वेट पेट्रोल पे मिल रहा है उसकी रियायत को हम खत्म करके ओपीएस का जुगाड़ करेंगे। अब बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी मार दूसरे तबके पर भी पड़ेगी। वो जो है उस पे अगर आप कहेंगे कि लोकसभा का चुनाव इस तरह से किसी दूसरे की जेब पे हाथ रख के हम निकाल लेंगे, मेरा तो कहना यही होगा कि इससे कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, झेलना पड़ेगा। जी, दूसरा ये है अश्विनी जी कि अभी तक एनपीएस का जो पैसा था 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था और 14% गवर्नमेंट का था। तो अभी फिलहाल वो 14% गवर्नमेंट के पास बचा रहेगा। तो अभी जो बताया जा रहा है, वित्त विशेषज्ञ जो राज्य के हैं उनका यही कहना है कि ये जो पैसा है आने आने वाले 5 सालों के बाद देनदारियां शुरू होंगी और उस समय हमें हजारों करोड़ की सालाना जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल 5 साल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार कंफर्टेबल रहेगी जो ओपीएस का पैसा है। तो आपको नहीं लगता तब तक सुक्खू जी का कार्यकाल भी निकल जाएगा? जी अश्विनी जी। अब आप 9200 करोड़ रुपए केंद्र से मांग रहे हैं, केंद्र में कोई कांग्रेस की सरकार तो बैठी नहीं है, इनको 9200 करोड़ रुपए दे देंगी।
आप एक तरफ कह रहे हैं कि शुरू में आपने कहा कि हिमाचल की स्थिति तो लंका जैसी है, इतना बड़ा माली संकट है। जब आपके पास इतना बड़ा माली संकट है तो 5 साल की अगर सरकार की बात कर रहे हैं कि 5 साल के बाद हमारे पर असर नहीं पड़ेगा, दूसरी सरकार पर असर पड़ेगा, तो असर तो पहले दिन से पड़ना शुरू हो गया है। जब आपने बैट की रियायत हटा दी तो आम आदमी की जेब पे तो पहले दिन से असर पड़ना शुरू हो गया। तो कुछ सरकार अगर ये कहे कि हमारा पे 5 साल की देनदारी नहीं पड़ेगी, ये कहना गलत है। पहले दिन से ही आपकी जेब पर से पैसा निकलना शुरू हो गया है जब से आपने ओपीएस देनी शुरू की है। जी जी संजय जी, अभी आप अश्विनी जी को सुन रहे थे कि आपके धर्मशाला में कल बहुत बड़ी एक भव्य रैली थी और उसमें एम्प्लॉयज ने इकट्ठे होकर बड़ा भव्य स्वागत किया गवर्नमेंट का ओपीएस लागू होने पे। और नीति आयोग के आगे पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री से ओपीएस में जो हमारे एम्प्लॉयज का पैसा जमा है 9242 करोड़, उसकी मांग रखी है। तो आपको लगता है कि सेंटर ये पैसा दे देगा? अगर नहीं देगा तो ये देनदारियों को ये सरकार कैसे पूरी करेगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं विकास कार्यों पे इसका प्रभाव पड़ेगा? जी संजय जी। नमस्कार पथरिया जी। सबसे पहले तो मैं जिन कर्मचारी साथियों को जो है वो पेंशन का लाभ मिला है उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी को अपना पूरा किया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल जो है वो खड़े हुए हैं इसके साथ कि जो अश्विनी ने जी ने जो बात करी है कि 9200 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र से मांग रहे हैं, वो हिमाचल सरकार ने केंद्र को नहीं दिया है, वो कर्मचारी का अपना व्यक्तिगत अंशदान है। जब एनपीएस के अंदर आने वाले कर्मचारी ने जब नौकरी ज्वाइन करी तो उन्होंने खुद एफिडेविट देकर के उस योजना को माना था, लागू किया था। किसी ने बंदूक के ऊपर जो है वो एफिडेविट साइन नहीं करवाया था। दूसरी बात जो रही कि केंद्र से पैसा नहीं भी मिलता है, जिस तरह इन्होंने कहा वैट लगा दिया, आप स्कूलों के बच्चों के बैग बंद कर रहे हो, आप अन्य जो है डॉक्टर जो है उनका एनपीए बंद कर रहे हो, आप खुद एडमिट कर चुके हैं कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। आपने जिस तरह से लागू किया मुझे नहीं पता कि आपकी क्या कार्य योजना है, क्योंकि आपने सामने नहीं रखी है, लेकिन किस तरह से प्रदेश के लोगों को दबाने का, आर्थिक तौर पे दबाने का प्रयत्न जो है वो कांग्रेस सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने शुरू किया है, वो चिंताजनक है। आप अति आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे आप जो है उतने ना तो आप बौद्धिक रूप पे इतने सतर्क हैं कि आप उसका इंतजाम कर पाए। क्या मनमोहन सिंह ने जब 2004 में ये योजना जो है नेशनल पेंशन स्कीम की लागू करी थी, क्या मनमोहन सिंह से आप बड़े अर्थशास्त्री हैं? आपको कांग्रेस को और मुख्यमंत्री को लोगों से, कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए कि 2 कार्यकाल कांग्रेस के और 2 कार्यकाल प्रदेश के अंदर वीरभद्र सिंह सरकार के उसके मध्य में रहे हैं। आप क्यों नहीं लागू कर पाए? आपने जो है केवल एक इसको चुनावी मुद्दा बना करके आप बीच में आए। या तो आप माफी मांगिए कि मनमोहन सिंह ने जो है वो देश के साथ जो है कर्मचारी के साथ धोखा किया, कर्मचारी के साथ विश्वासघात किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कर्मचारी के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने अपने 2 टर्म जो है उन्होंने 10 साल लगभग मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पे निकाले, उसके लिए आप माफी मांगिए। तो ये जो है ये सारी चीजें जो है कि आप इधर का निकाल करके उधर डालेंगे, उधर का इस तरह से प्रदेश नहीं चलाए जा सकते। राजस्थान के अंदर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी गई, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू करी गई, वहां के कर्मचारी से पूछिए क्या मिला। आज जो है आपने कल कर्मचारी जो है वो बाकी कर्मचारी एनपीएस के अलावा जो बाकी कर्मचारी थे वो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जो पेंडिंग डीए है, कर्मचारी का जो डीए बकाया चल रहा है उसकी घोषणा करेंगे, लेकिन नहीं करी। आप छीन करके किसी को नहीं दे सकते, आप अपनी कार्य योजना सामने रखिए, क्या योजना है। आप मांग करके आप केंद्र के आगे जो 9200 करोड़ उसके ऊपर हक है, प्रदेश के कर्मचारी का हक है, वो जो नियम बना है उस नियम के अंतर्गत उसके खाते में जैसे जैसे उनका सेवानिवृत्त होंगे उनके खाते में आएगा। वो मुख्यमंत्री के हाथ में जो है वो प्रधानमंत्री के आगे आप बोलेंगे, नीति आयोग के आगे आप बोलेंगे, आपको चेक काट करके दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक योजना के अंतर्गत जो है वो निवेश हुआ है, कर्मचारी ने स्वयं किया है।
तो इसके लिए जो है कोई कार्य योजना सरकार ने नहीं रखी है। वो अगर रखते इन सारी चीजों को, और सरकार को आज भी जो है वो 23 लाख 23.5 लाख प्रदेश की महिलाएं 1500 रुपया 6 महीने से पिछले 6 महीने में अपने खाते में इंतजार कर रही हैं, किस दिन डलेगा जी। हर रोज जब बिजली का स्विच दबाया जाता है तो इंतजार किया जाता है कि वो 200 यूनिट फ्री जो है वो किस दिन मिलेगा। ये सारी योजना आप रखिए, आप अपनी योजना को रखिए, हम स्वागत करेंगे। अगर आप सारी चीजें जो है बिना प्रदेश में किसी का कान खींचे आप दूसरे को लाभ देने की कोशिश करेंगे तो आपका विरोध ही होगा। आप सारी अपनी आर्थिक स्थिति को सामने रखिए, बताइए जनता को, ताकि हम भी स्वागत कर सकें। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश के कोई विरोधी नहीं है, लेकिन अगर जो है बाकी प्रदेश की सरकारें नहीं कर पाई तो आपने करके दिखाया है, तो आप रखिए। पहल तो सुक्खू सरकार ने की है। जी प्रेम कौशल जी, अभी आपने संजय जी को भी सुना, अश्विनी जी को भी सुना, क्योंकि अब टारगेट हो गए हैं लगभग 1,70,000 कर्मचारी, क्योंकि इसमें बोर्ड निगमों के कर्मचारियों के लिए भी एक आशा की किरण सुक्खू जी ने कल दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी इसकी आड़ में जीतने की कोशिश है। और संजय जी ने बताया कि इससे प्रदेश पे जो भार पड़ेगा, विकास कार्य कहीं ना कहीं छूटेंगे। कुछ स्कीमें बंद की जा रही हैं, बच्चों की वर्दी, बच्चों का स्कूल बैग, कोई बहुत बड़ी स्कीम में नहीं थी, कम पैसा इस पे लगता था। अश्विनी जी ने भी कहा कि वैट बढ़ा दिया, कई चीजों पे ये कर दिया। तो कहीं ना कहीं ओपीएस का भुगतान आम आदमी की जेब पे ना पड़े, ये भी एक सरकार को देखना पड़ेगा। जी कौशल जी। पहले तो प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को बधाई। और कल जिस तरीके का जश्न प्रदेश के कर्मचारियों ने धर्मशाला में मनाया और प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का आभार प्रकट किया, उसके लिए कर्मचारी वर्ग का धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस ने अपनी जो गारंटियां थी उसमें पहले नंबर पर ओपीएस लागू करने की बात कही थी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने अपनी उस कमिटमेंट को, उस गारंटी को पूरा किया। रही बात आर्थिक प्रबंधन की, प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर बहुत जल्दी एक श्वेत पत्र लाने वाली है, जिसमें हर चीज, प्रदेश की जो आर्थिक हालात हैं उनको लेके स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दो तरह की चिंता है। एक तो ये कि गारंटियां पूरी करने की दिशा में कांग्रेस की सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। दूसरा, तमाम चुनाव भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हार रही है, और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, उनको लेके भी आशंकाएं हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने वादों को किस तरीके से पूरा करेगी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट गवर्नमेंट को करना है। मैं अश्विनी जी की बात भी सुन रहा था, इन्होंने कहा कि बैट में, उसमें डीजल के दाम की इन्होंने बात की। एक फैसला हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जरूर लिया, 3 रुपए डीजल की कीमत जो है वो बढ़ाई है, और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए 3 रुपए रेट बढ़ाने को लेके। और बयान देने वाले लोग कौन थे? जिन्होंने इस देश के अंदर जो पेट्रोल और डीजल 50 रुपए और 60 रुपए मिलता था, उसकी कीमत को 90, 95 रुपए और 100 रुपए से ऊपर लेके गए। हमारी जो बाकी की गारंटीज हैं, जिसमें 300 यूनिट बिजली देने की बात है, सॉरी, महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात है, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी का है, उसकी दिशा में कदम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाया है। और हमारी जो कमिटमेंट्स हैं वो 5 वर्ष के लिए हैं। किसी भी पार्टी की जो गारंटीज या मैनिफेस्टो होता है वो पहले दिन सत्ता में बैठे कुर्सी संभालने वाले
दिन में पूरा करने के लिए नहीं होता, वो 5 वर्ष में पूरे करने वाले वादे होते हैं, 5 वर्ष में पूरी करने वाली कमिटमेंट्स होती हैं। और हमने शुरुआत की है, जितनी भी गारंटीज है मैनिफेस्टो में, जो जो चीजें हमने प्रदेश की जनता के साथ वादे किए हैं, पूरी करने को कही हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति किस तरीके से सुधरे, किस तरीके से मजबूती आए, और ये बिल्कुल एक बहुत सरोकार की बात है कि जो भी किसी वर्ग को अगर लाभ दिया जाता है तो वो दूसरे की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। और इस बिंदु के ऊपर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से इस चीज के ऊपर जो है वो इस चीज को समझती है, जानती है कि एक की जेब काट के दूसरे की जेब में डालना जो है वो न्यायोचित नहीं है। एक वो राजनीति की बात नहीं है, न्याय की बात भी है कि एक को आप लाभ दें और दूसरे का आप नुकसान करें। तो ऐसी कोई नीति जो है, ऐसा कोई कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार का नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार का फोकस है कि किस तरीके से प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत किया जाए, बिना आम आदमी की जेब काटे, बिना आम आदमी के ऊपर बोझ डाले। और उसी दिशा में वाटर सेस लगाने का जो फैसला है प्रदेश की सरकार ने किया, टूरिज्म के क्षेत्र में प्रदेश में और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का कार्यक्रम प्रदेश की सरकार ने बनाया है। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार का ये प्रयास है, सरकार की ये कोशिश है कि उनमें काम करके आम आदमी के ऊपर वजन डाले बिना जो है वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, ताकि जो वादे लोगों के साथ किए हैं उनको भी पूरा किया जा सके, विकास की गति भी आगे बढ़ सके, विकास की दृष्टि से भी प्रदेश आगे बढ़े। और जो एक मानव विकास है, लोगों के विकास की बात है, सामाजिक विकास की बात है, उसमें भी हम देश के अन्य राज्यों की तुलना में और मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अभी तो शुरुआत है, इंतजार करें, ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रदेश और जनता के जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी। जी कौशल जी, आपकी सरकार का फोकस कर्मचारी वर्ग पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी सुक्खू जी का कल एक रैली के बाद एक बयान था, जब पत्रकार उनसे बातचीत कर रहे थे तो आउटसोर्स एम्प्लॉयज को लेकर बयान था। आउटसोर्स एम्प्लॉयज की संख्या भी 30-40 हजार के करीब इस प्रदेश में है। तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि इनको कर्मचारियों को जो आउटसोर्स पे हैं, क्योंकि इनकी जो एजेंसी होती है बहुत पैसे काटती है, इनको जीएसटी भी लगता है, कई चीजें लगती है, 18% तो इनकी सैलरी का उधर चला जाता है। तो इनको एक फिक्स सैलरी पे रखने की कोशिश करेगी सरकार, नीति बनाएगी। नीति हालांकि भाजपा की सरकार भी बनाती रही, मंत्रिमंडल उप समिति बहुत बड़े कदावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बनी, 2 साल वो मीटिंगें करते रहे, लेकिन कोई भी परिणाम उन्होंने नहीं दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सुक्खू जी भांप गए हैं, प्रदेश की नब्ज की कर्मचारियों के हाथ में सत्ता परिवर्तन होता है और रहता है। तो क्या आपको लोकसभा चुनावों में इन कर्मचारियों से उम्मीदें हैं? आप देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों का जहां तक प्रश्न है, ये कांग्रेस पार्टी की कमिटमेंट है आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ, और उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा करेगी। उसके लिए रास्ता जो है वो तलाश किया जा रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इनको लाभान्वित किया जाएगा। और मैं इन फैसलों को इस दृष्टि से नहीं देखता हूं कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी, इस कारण से क्योंकि प्रदेश की जो जनता है उसके कई तरह अलग अलग वर्ग हैं, और मैं समझता हूँ किसी सरकार को बनाने में, किसी राजनीतिक दल को सत्ता में लाने में, सत्ता से बाहर करने में हर वर्ग का अपना कंट्रीब्यूशन जो है, नाराजगी और कंट्रीब्यूशन दोनों चीजें रहती हैं। तो सिर्फ हम ये कहें कि कर्मचारी वर्ग को खुश करके कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो मैं समझता हूं कि ये सही नहीं होगा। सभी वर्गों का एक समान ध्यान रखकर प्रदेश को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो चुनावी रणनीति है वो भी सभी को साथ लेके और सभी को विश्वास में लेके, सभी के बारे में सोचकर सभी के लिए अच्छी और कल्याणकारी योजनाएं बना के ही मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक चीजें जो है वो की जा सकती है। जी संजय जी, आप बोलना चाह रहे थे?
जी हाँ, संजय। मैं प्रेम कौशल जी अभी कह रहे थे कि हमारी जो गारंटियां थी 5 साल के लिए सरकार है 5 साल में पूरा करेंगी। इनका ये घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, इसमें हिमाचल, हिमाचलियत और हम जो लिखा है। जी सबसे जी पहला इनका भ्रष्टाचार मुक्ति पारदर्शी प्रशासन 1 लाख नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। सबसे पहला जी इनके मैनिफेस्टो का सबसे पहला पॉइंट था 1 लाख नौकरियां। आज प्रदेश का नौजवान जो है वो देख रहा है कि वो 1 लाख नौकरी कहाँ है। आपने मंत्रिमंडल की कितनी बैठकें हो गई, आज तक आपने युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, युवाओं के लिए क्या आप बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं। जब तक नौकरी का प्रावधान नहीं हो जाता तब तक क्या आप नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कोई स्पष्ट नहीं किया। आप एक तरफ किसी को खुश कर रहे हो लेकिन कितनों को नाराज कर रहे हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, आपका अपना मैनिफेस्टो है। आप इसके ऊपर भी आपको जवाब देना चाहिए। जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इससे पूर्व एक प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार जब पहली बार बनी थी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, जी इन दोनों सरकारों के अगर शासनकाल के ऊपर आप नजर दौड़ाएं, प्रेम कुमार धूमल जी के शासनकाल में हमीरपुर में सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का गठन हुआ और उस समय में दुनिया भर का भ्रष्टाचार उस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को नौकरियां देने की जो प्रक्रिया थी उसमें हुआ। और कोई उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो उस वक्त उस बोर्ड के चेयरमैन थे SM कटवाल, प्रोसिक्यूट हुए और 3 साल की सजा उनको सुप्रीम कोर्ट तक ने भी बहाल रखी। नौकरियां देने में भ्रष्टाचार उस प्रेम कुमार धूमल जी के शासनकाल में डट के हुआ। अभी जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में हमारी सरकार का गठन होते ही जो चीजें निकल के सामने आई, कोई ऐसा इम्तिहान इस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के माध्यम से नहीं हुआ जिसमें पेपर बेचे नहीं गए, जिसमें पेपर लीक नहीं हुए। और ये सारी जब चीजें निकल के सामने आई तो उस बोर्ड को भंग करना पड़ा और सारी जो भर्ती प्रक्रिया थी उससे वो प्रभावित हुई। जो हमारा कमिटमेंट है वो स्टैंड करता है, हम युवाओं को नौकरी देंगे। और ये हमारा मैनिफेस्टो दिखाने की बजाय थोड़ा सा अपने मैनिफेस्टो पे भी नजर डाल लें। ये किसने कहा था देश के नौजवानों के साथ कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन 2 करोड़ नौकरियों का भी थोड़ा सा हिसाब रख दें तो बात बने। तो ये नौजवानों की चिंता न करे भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा है करेंगे, नौकरियां निकल रही, एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको शुरू होने दीजिए। और जैसे ही वो प्रोसेस शुरू होगा, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि फिर से उस बोर्ड को कोई किसी और शक्ल में हमीरपुर से शुरू करेंगे। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा, भर्तियां भी होंगी, नौकरियां भी मिलेंगी। जी आस्था जी, आपने सुना सबको कि कैसे ये कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश हो रही है और कर्मचारी गदगद हैं। और अब OPS का तोहफा जब सबको मिलने जा रहा है, जाहिर है लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका लाभ तो लेगी। जब कर्मचारियों को 3 लाख के करीब, 3.25 लाख के करीब कर्मचारी जब पूरी तरह से सरकार के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं सफर आसान भी होगा। आस्था जी, इन सब चीजों को लेके, वहीं अश्विनी जी ने कहा कि महंगाई बढ़ी है, वैट बढ़ा दिया है। संजय जी ने कहा स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म पे कट लगा दिए गए हैं। तो इसको लेके आपकी पार्टी का क्या मत है आस्था जी? राजीव जी, थोड़ा सा इसको पार्टी से थोड़ा ऊपर उठ के अगर आप देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, राजनीति ना एक धंधा बन गया, बड़ा प्यारा धंधा। मैं इसमें किसी भी सभी दलों की बात कर रहा हूं। इसमें जो खासकर जो कर्मचारी वर्ग है, अब वो तो एक तरह से आप जो भी उसको नाम दे दीजिए, और सरकारें या पार्टियां वो कह रही हैं कि तुम हमारी पीठ खुजवाओ और हम तुम्हारी खुजवाएंगे। और ये ओपनली अब लोग, नेता लोग ये बोलते हैं कि देखिए सरकार तो उसकी बनेगी जो हमारे हितों की रक्षा करेगा। तो मेरा बड़ा सिंपल सा प्रश्न ये है कि क्या हम और आप जैसे लोग जो सरकारी उसमें नहीं है, क्या हमें बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या हमें जो सोशल सिक्योरिटी है, जब हम लोग अपने काम धंधे में मान लीजिए काम नहीं कर पाएंगे तो क्या हमें जरूरत नहीं है? और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस और भाजपा की लगातार में, बैकडोर जो भर्तियां अपने को
अपने चेहतों को, चाहे वो कांग्रेस की वीरभद्र सरकार हो, चाहे प्रेम, सारे के सारे कर्मचारी। और एक इनकी जानकारी के लिए मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, एक कर्मचारी, बहुत बड़े राजपत्रित कर्मचारी जो इनके नेता थे, वो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। तो एक बार हम लोग जब इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हमें वाकई ये कर्मचारियों को, केवल कर्मचारियों को पेंशन देनी चाहिए कि नहीं, तो मैंने उनसे 2 या 3 प्रश्न पूछे, तो उनमें से वो एक भी जवाब नहीं दे पाए। पहली बात, वो कह रहे थे बार बार कि भाई हमें इसलिए मिलनी चाहिए बिकॉज वी हैव अर्नड इट। तो हम ये कह रहे हैं कि हम क्या पूरे दिन भर यहाँ पर सड़कों पे घूम के क्या पिज्जा पकौड़ा या ये खाते हैं क्या? हम भी तो मेहनत करते हैं, हम भी तो टैक्स पे करते हैं। भगवान ना करे जिस दिन हम लोग बुजुर्ग हो जाएं, हमारे परिवार को कोई, मान लीजिए किसी के साथ कुछ भी कोई वो हो जाए, तो हमारे परिवारों की सुरक्षा कौन करेगा? उनको के दवाई के लिए कौन वो सहारा बनेगा? कौन उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके बच्चों की स्कूल फीस, वो कौन देगा? ये बहुत बढ़िया काम कर लिया है इनको। पता है कांग्रेस सरकार को, सुखू जी को पता है 5 साल तो कुछ देना है नहीं। 2004 में अगर आप एवरेज एज लगाएं एंट्री की, अगर उसने 25, 26, 23, 28 या 30 पे भी वो अंदर आया है, तो लाइबिलिटी तो 2030 के बाद शुरू होगी। इन्होंने तो कुछ देना ही नहीं है। और इतनी मैच्योर बात आप कैसे कर सकते हो? जो फंड गया है आपको सरकार कैसे वापस दे देगी? अगर वो मान लीजिए किसी फंड में पड़ा है, डेब्ट फंड में पड़ा है, वो तो इन्वेस्ट हो चुका है। ये किसको बेवकूफ, किसको बनाते? मैं तो हैरान हूं इनके ये नेता लोग, या मान लीजिए राजनीति में तो एक तरह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति आन पड़ी है कि ऐसे ऐसे लोग जिनका हम लोग बता भी नहीं सकते। राजनीति में ऐसा नहीं है कि अक्रॉस पार्टी लाइन है, सभी पार्टियों में इसी तरह के लोग हैं जो किसी बिना के लाइबिलिटी सरकार पे क्या होगी। आप खुद मानिए कि अगर आपको 100 रुपए में से आपके किसी पूर्व कर्मचारी को 18 रुपए पेंशन में देने पड़े, आपके पास क्या बचेगा? आपको सैलरीज देनी पड़े, ब्याज देने पड़े जो आपने कर्जा उठाया है, ना आपके पास शिक्षा के लिए आपके पास पैसा है, ना आपके पास अस्पतालों के लिए, ना सड़कों के लिए। और इतनी झूठ बोलने में ये लोग महारत है। मार्च में ढली से लेकर इन्होंने, वो अभी मैं कल आया हूँ ढली वाले उस रोड में, हम लोगों ने वहां पर जाकर के भी कहा था कि इसको ठीक कीजिए। तो मार्च में मंत्री का कि 15 दिन में इस सड़क को ठीक करो। जी 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 अश्विनी जी, वो होना चाहिए। अश्विनी जी, ये जो 9242 करोड़ रुपए के लिए आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी से सुखू जी मुलाकात करने जा रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। आपको लगता है कि ये केंद्र जो अपने फंड्स में जो पैसा, पेंशन फंड में जो पैसा लगा है शेयर मार्केट और इसमें, वो वापस करेगा इनको? जी अश्विनी जी। जब मोदी सरकार भाजपा की प्रदेश सरकारों को मांगने पे कुछ नहीं दे पाई, तो क्या कांग्रेस सरकार के मांगने पे मोदी सरकार कुछ देगी? तो मोदी सरकार दे भी क्यों? उन्हें पता है कि जितनी सुक्खू सरकार के प्रति नाराजगी जनता में बढ़ेगी पैसे के बिना, उतना उनको लोकसभा में फायदा होगा। इसलिए लोकसभा चुनावों तक तो भूल जाओ कि केंद्र आपकी थोड़ी बहुत मदद करेगा। मेरे को नहीं लगता कि, और ये तो उन्होंने पहले कहा कि हम इस तरह का पैसा तो वापस नहीं करेंगे। ये तो कर्मचारी अगर खुद चाहे पैसा लेना तो उनके खाते में जा सकता है, अगर वो लिख के दे, तो ये पैसा कहाँ वापस आएगा? अश्विनी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहा है कि जयराम ठाकुर एक कर्मचारियों का एक वर्ग था बहुत बड़ा, उनकी ही पसंद के अध्यक्ष महासचिव कर्मचारी संघ के थे, तो उस समय क्या जयराम ठाकुर कर्मचारियों की नब्ज को नहीं टटोल पाए थे? अगर वो अच्छे फैसले ले लेते उस समय, तो शायद आज सरकार में होते। जी, अगर ओपीएस का उन्होंने वादा किया होता, पहले किया होता, तो उनको ही फायदा मिल सकता था। लेकिन खजाने पे उनकी भी नजर थी कि खजाना तो खाली है, कितना हम दे पाएंगे? तो आपकी खाली है। तो उन्होंने जुगाड़ जो कहा, जी ने पहले कहा कि हमने जुगाड़ किया है कि अपने जो बेट पे जो हमें छूट मिलती है उनको खत्म कर दिया है। अगर इस तरह के जुगाड़ करके काम करना पड़ेगा तो फिर नुकसान होगा। खजाने को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, खजाने पे नजर रखनी पड़ेगी। बाकी जो विश्वास है, विश्वास ही विकास का आधार है। अगर आपने लोगों को विश्वास दिलाया है कि हमने जो है ओपीएस देना है, उसके आगे आप बढ़ रहे हैं, तो ठीक है कि बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब बेरोजगार भत्ता देने की बात थी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिया उन्होंने कौशल विकास भत्ता, उसमें भी इनका विश्वास डिगा था। अब जब खजाना खाली होगा, कब तक ये जो है कर्मचारियों की जो जेबें भरेंगे, उस पर सवाल है। पहले तो इनको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, इतने कड़े फैसले लेने पड़ेंगे ताकि कुछ चीजें, इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मर्ज करने की जरूरत है, कुछ बंद करने की जरूरत है,
उस तरह के फैसले लेके कुछ रेवेन्यू को जुटाना पड़ेगा, तब जाके कुछ लोगों को आप रेवड़ियां बांट सकते हैं। जी प्रेम जी, अभी अश्विनी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि ये जो 9242 करोड़ रुपया मोदी जी के पास, केंद्र के पास है, मोदी जी क्यों देंगे? वो तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उसको लोकसभा चुनावों तक तो परेशानी में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि केंद्र का रवैया स्टेट के प्रति अच्छा नहीं रहेगा? नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो एक बात है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और देश का प्रधानमंत्री हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकता। हिमाचल प्रदेश इस हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक राज्य है, और बतौर सिटीजन ऑफ द नेशन हम ये आशा करते हैं कि इस पहलू के ऊपर नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की बजाय जो राज्य के कर्मचारियों का और राज्य का हक है उसके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेगी। जी संजय जी, मेरा सवाल आपसे भी ये रहेगा, क्या केंद्र में आपकी जो भाजपा की सरकार है उसका सहयोग सुक्खू सरकार को मिलेगा, चाहे वो पेंशन का मामला है, चाहे वो विकास कार्यों का मामला है? जी देखिए, जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं जो है वो विकास के लिए होती हैं, उसमें जो स्टेट शेयर होता है वो निश्चित तौर पे वो जो है वो मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव की दृष्टि से जो है वो राजनीति नहीं करती है कि किसी को जो है किसी का हक छीन करके जो है वो उसको कमजोर किया जाए और खुद को ताकतवर किया जाए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना हम प्रादेशिक स्तर पे ऐसा करते हैं, ना राष्ट्रीय स्तर पे होता है। राष्ट्रीय योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने में अगर प्रदेश सरकार गंभीर होगी, लेकिन अगर पैसा किसी और योजना के लिए आता है और खर्च करोगे किसी और में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र सरकार जो है बिल्कुल पूरी तरह से रखेगी। जो पैसा आया किसी और काम में, आप जो है वो कर्मचारियों को पेंशन और दूसरी उस पे लगाओगे। पैसा आया सड़क के लिए, आप लगाओगे किसी और काम के लिए। तो ऐसी अगर प्रदेश सरकार की नीयत साफ होगी तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की नीयत भी जो है वो बिना किसी भेदभाव के स्पष्ट रूप से जो है वो योजनाओं को लागू करेगी और उनमें करवाने में अपना अहम योगदान जो है वो केंद्र सरकार निभाएगी। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे, कर्मचारी हितैषी बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उन्होंने अब सबको पेंशन का तोहफा देने की घोषणा करके कर्मचारियों का मन मोह लिया है, और लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले, उनका निशाना भी है कि कर्मचारी जैसे विधानसभा चुनावों में उन्होंने लाभ दिया है, वैसे ही वो लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिले। लेकिन कर्ज है, कर्ज का कोई मर्ज नहीं है। सुक्खू जी ने नीति आयोग में बड़े साहस से बात प्रधानमंत्री के समक्ष उठाई कि 9242 करोड़ रुपया कर्मचारियों का वापस किया जाए। वहीं आज वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मिलने जा रहे हैं और उसमें भी वो उसी मांग को रखेंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि वैट पे बढ़ोतरी की, डीजल बढ़ा, कोई स्कूल बैग की स्कीम खत्म की जा रही है, वर्दियों में भी कट लगाया जा रहा है, और भी कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इससे इसका जो ओपीएस का जो भार है किसी की जेब पे ना पड़े, ये एक सबसे बड़ा देखना होगा, क्योंकि कर्मचारियों के अलावा जनता भी है जिसके वोट की जरूरत कांग्रेस को भी रहेगी और भाजपा को भी रहेगी। और आज हमने इन्हीं मुद्दों पे चर्चा की। आप सबका धन्यवाद।